Hello, my dear students. Today we are going to start exercise 1.1 of chapter sets. जैसे कि आपको बताया गया है कि सेट्स क्या होते हैं और अब हम क्वेश्चंस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स. मीन्स हमें कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं और हमें ये बताना है कि इनमें से कौन से सेट्स हैं और जस्टिफाई योर आंसर. चाहे सेट हों चाहे सेट ना हो, आपको जस्टिफाई तो करना ही करना है. ठीक है. पहले पार्ट में लिखा गया है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे. मतलब क्या हुआ, हम लोगों को बताना है कि एक साल के अंदर जे लेटर से कौन कौन से मंथ्स स्टार्ट होते हैं. तो क्या हम उसकी कोई कलेक्शन बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं. देखिए, ये 3 ही होंगे बस. क्यों? क्योंकि एक जनवरी होता है, एक जून होता है और एक जुलाई होता है. जैसे कि मैं आपको समझा देता हूँ. पता है एक जनवरी है, एक जून है और एक जुलाई है. ठीक है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है. तो अब ये चीज़ आप दुनिया में किसी से भी जाके पूछेंगे तो सभी क्या बोलेंगे? जी बिल्कुल, एक साल में जो जे नाम से स्टार्ट होते हैं मंथ्स वो जनवरी, जून और जुलाई ही होते हैं. तो इसका मतलब क्या है? ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है और जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है वो क्या होता है? वो एक सेट होता है. ठीक है. तो आप लोगों ने इसका आंसर किस तरीके से लिखना है? हम लिखेंगे यस इट इज़ अ सेट. ये एक सेट है. क्यों है? क्योंकि एक इंसान डेफिनेटली आइडेंटिफाई कर सकता है एक मंथ को जो बिलोंग करेगा इस कलेक्शन से. राइट. तो वन कैन, ये मैं जस्टिफिकेशन कर रहा हूँ. ठीक है. वन कैन डेफिनेटली आइडेंटिफाई ए मंथ दैट बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन. क्योंकि इस कलेक्शन में हमें पता है सिर्फ 3 ही महीने आ रहे हैं, जनवरी, जून और जुलाई. तो मैं किसी के भी बारे में आसानी से बता सकता हूँ और ये यूनिवर्सल ट्रुथ भी है क्योंकि इसके अलावा और कोई भी मंथ जे से स्टार्ट नहीं होता. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया. अब उसने क्या बोला? आपको बोल रहा है कि अब ये बोल रहे हैं कि 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स बताओ इंडिया के. तो मेरे लिए हो सकते हैं कि वो 10 कौन से हों. जैसे मैं मान लेता हूँ अनीता देसाई हो गया, किरण देसाई हो गया, रविंद्रनाथ टैगोर हो गया, राजा राव हो गया. मतलब इस तरीके से मैं कोई भी 10 अपनी पसंद के बता सकता हूँ ना. तो आपके कोई और हो सकते हैं राइटर जो आपको अच्छा लगता हो. तो टीचर से पूछें तो हो सकता है वो कुछ और नाम लें. तो ये कोई कंफर्म नहीं है, यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है. क्योंकि मोस्ट टैलेंटेड ऑब्वियस सी बात है, हमारी अपनी अपनी सोच पे डिपेंड करता है. मुझे हो सकता है ये पसंद हो, आपको वो पसंद हो. तो इसलिए ये क्या है? ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है. तो जो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होती है वो क्या होता है? हमारा सेट नहीं होता है. तो हम क्या लिखेंगे? नो, इट इज़ नॉट ए सेट. ये एक सेट नहीं है. अब क्यों नहीं है? क्योंकि जो क्राइटेरिया होता है जिसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये एक सेट है या नहीं है वो यहाँ पे बैठ नहीं रहा है सही. तो इसका मतलब क्या है? हमारे एक बंदे से दूसरे इंसान का जो सोच है वो वेरी कर सकती है. ठीक है. तो हम क्या इसका जस्टिफिकेशन में लिखेंगे कि द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग अ writer's talent may vary from person to person. एक इंसान से दूसरे इंसान की सोच जो है वो अलग हो सकती है, उसका अलग क्राइटेरिया हो सकता है. तो इसलिए तो मैं कह नहीं सकता कि 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इंडिया के कौन कौन से होंगे. अब क्या दिया है? ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है. अब देखो, हमें कह रहा है कोई 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन बता दीजिए वर्ल्ड के. ठीक है. तो सबके अलग होंगे. लाइक मुझे विराट कोहली बहुत पसंद है,
मुझे क्या नाम है उसका, शाहिद अफरीदी बहुत पसंद है, मुझे इंजमामुल हक बहुत पसंद है, धोनी अच्छा लगता है। तो उस तरीके से हो सकता है कि आप किसी और से पूछें तो वो कुछ और ही जवाब दे, ठीक है ना। वो बोले जी नहीं मुझे तो क्या कहते हैं एडम गिलक्रिस्ट बहुत पसंद है, या हो सकता है कोई मुझे कोई बोले बाबर आजम बहुत पसंद है। तो उस तरीके से 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन हर एक इंसान की सोच में अलग होंगे। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में था कि किसी भी बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन को ढूंढना या किसी को बताना ये वैरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन, हर एक इंसान अलग ही एक आंसर दे सकता है। तो इसका मतलब ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारा सेट नहीं है। तो हम लिखेंगे नो, इट इज़ नॉट अ सेट, क्योंकि ये सेट नहीं है, ठीक है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि जो क्राइटेरिया चाहिए हमें, क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग ए बैट्समैन's टैलेंट may vary from पर्सन टू पर्सन। मतलब जो इंसान की सोच है पर्सन टू पर्सन वो अलग होती है, जिसके कारण हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि सबसे बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन हमारे वर्ल्ड के कौन से हैं, ठीक है। अब है द कलेक्शन ऑफ बॉयज़ इन योर क्लास। ये तो आसान सा है। मान लेते हैं आप 11th क्लास में पढ़ते हैं, आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स टोटल है, उनमें से मान लेते हैं बॉयज़ जो हैं वो 30 हैं और जो गर्ल्स हैं वो 10 हैं, ठीक है। अब आप ये तो मान सकते हैं कि किसी भी क्लास के लड़के को खड़ा करके पूछेंगे हाँ जी बताइए आपकी क्लास में कितने लड़के हैं, तो हर एक लड़का जो है वो एक ही जवाब देगा, क्योंकि उसे पता है 30 बच्चे ही हैं जो लड़के हैं। और यही क्वेश्चन में अगर यहाँ ऑल गर्ल्स के बारे में बात करता तो भी हमारा ये सेट बन जाता। क्यों बन जाता? क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्योंकि हमें पता है कि उस क्लास में मैं किसी भी बच्चे को पूछूंगा तो वो सभी सेम आंसर देंगे कि सर 30 बॉयज़ हैं या फिर 30 गर्ल्स हैं। यहाँ बॉयज़ की बात की है तो चाहे टीचर है उसे भी पता है 30 है, क्योंकि अटेंडेंस रजिस्टर पे लिखा होगा 30 लड़के हैं, और हर क्लास के बच्चे को भी पता है। तो इसका मतलब ये क्या है? ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है तो वो क्या एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ना रहा है तो हम कह सकते हैं हाँ ये हमारा एक सेट है, क्योंकि मैं डेफिनेटली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कौन सा बॉय बिलोंग करता है इस कलेक्शन से, ठीक है। तो लिखेंगे यस इट इज़ ए सेट, ये एक सेट है। अब क्यों है उसके पीछे आप रीज़न दे सकते हो, क्योंकि यू कैन या वी कैन डेफिनेटली 100% श्योर है मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ बॉयज़ को। आइडेंटिफाई ए बॉय हु बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन, ठीक है ना बच्चे। तो ये तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था, तो आई होप आप सबको समझ में ज़रूर आ गया हो। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या दिया हुआ है? द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। तो ये तो ऑटोमेटिकली काफ़ी आसान सा है, ये हमारा एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, क्योंकि सब बच्चों को पता है कि हमें बोल रहा है नेचुरल नंबर सारे बता दीजिए जो 100 से नीचे हैं। तो नेचुरल नंबर्स की डेफिनेशन क्या होती है? दोज नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गोज़ लाइक दैट टू इन्फिनिटी। तो 1 हो 2 3 4 से लेके 99 लेंगे, क्योंकि 100 से कम बोलें। तो इसका मतलब ये सेट है। चाहे आप मुझसे पूछो, चाहे फ्रेंड से पूछो, टीचर से पूछो, वर्ल्ड में किसी से भी पूछोगे तो वो यही बोलेगा हाँ जी भाई 1 से लेके 99 जो नंबर्स हैं वो सब जो हैं वो हमारे नेचुरल नंबर लेस देन 100 होते हैं। तो ये क्या है? एक सेट है। यस इट इज़ ए सेट, क्योंकि आप डेफिनेटली आइडेंटिफाई कर सकते हो ना किसी भी नंबर को जो इस कलेक्शन से बिलोंग करता है। तो बिकॉज वन कैन डेफिनेटली आइडेंटिफाई ए नंबर दैट बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन। ये तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था, आई होप समझ में आ गया हो। अगला क्या कहता है? अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो भाई साहब ये तो आसान है, क्योंकि देखो इसमें पर्टिकुलर उस बंदे का नाम लिखा हुआ है कि आपको नॉवेल्स की एक कलेक्शन बतानी है जो कि मुंशी प्रेमचंद ने लिखी हुई है।
हो सकता है उसने 10 लिखी हैं या 12 लिखी हैं। अब मुझे 2-4 पता हैं, जैसे कफन लिखी है, गोदान लिखी थी, निर्मला लिखी थी, करम बूम लिखी थी, बजारे हुसन लिखी थी। तो इस तरीके से हो सकता है उसने 10-12 लिखी होंगी, हो सकता है 15 लिखी होंगी। लेकिन पर्टिकुलरली अगर हम मुंशी प्रेमचंद की कोई बुक लेंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि उसने आज तक की कितनी नॉवेल्स लिखी हुई हैं। इवन गूगल पे भी सर्च मारेंगे पता चल जाएगा। तो इसका मतलब ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, हम पता कर सकते हैं भाई इस बंदे ने कौन कौन सी आपकी नॉवेल्स लिखी हुई हैं। ठीक है, तो ये क्या है, वेल डिफाइन है, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद ने कुछ ही नॉवेल्स लिखी होंगी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यस इट इज़ ए सेट, ये एक सेट है। क्यों किया, क्योंकि एक इंसान कोई भी बता सकता है आसानी से भाई ये बुक जो है वो इस कलेक्शन में बिलोंग करती है कि नहीं करती है, क्योंकि हमें नाम से पता चल जाएगा उसने कौन सी नॉवल लिखी हुई है। तो लिख सकते हैं बिकॉज वन कैन डेफिनेटली आइडेंटिफाई ए बुक दैट बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन। ठीक है, ये तो आसान सा था। अब है जी द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो इसमें भी कोई मुश्किल तो है नहीं है, क्योंकि सबको पता है जो 2 के टेबल में जाएगा वो इवन इंटीजर है। ठीक है ना, तो इसमें हम आसानी से बता सकते हैं भाई कौन कौन से 2 के टेबल में आते हैं और कौन कौन से नहीं आते हैं। सभी बच्चों को पता है कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 2 लिखा हो, 4 लिखा हो, 6 लिखा हो या 8 लिखा हो या 0 लिखा होगा, है ना। किसी भी नंबर के लास्ट में 2, 4, 6, 8 या 0 लिखा हो, एग्जाम्पल के लिए सिंपल 12 हो जाए, या फिर 54 लिख लेते हैं लास्ट में 4 लग रहा है, 86 ले लेते हैं लास्ट में 6 लग रहा है, 98 लिखते हैं लास्ट में 8 आ रहा है, 90 लिख लेते हैं लास्ट में 0 आ रहा है। तो लास्ट डिजिट चेक करेंगे तो पता चल जाएगा भाई कौन कौन से इवन इंटीजर्स हैं। और हमें सिर्फ कलेक्शन बतानी है इवन इंटीजर्स की, तो हर एक बच्चे को पता है इवन इंटीजर्स क्या होते हैं। तो इसका एक एग्जैक्ट आंसर होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ है, हम पता कर सकते हैं इवन इंटीजर्स के बारे में। तो इसका मतलब क्या हुआ, हाँ भाई ये एक सेट है। तो लिखो यस इट इज़ ए सेट, क्योंकि आप कोई भी इंसान डेफिनेटली आइडेंटिफाई कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना हम लोग। ठीक है, इवन इंटीजर को जो बिलोंग करेगा सिलेक्शन से। तो यस वन कैन डेफिनेटली आइडेंटिफाई एन even integer that belongs to this collection। और देखो वो पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ऑल इवन बोला है, ऑल पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं लिखा है। तो -2 भी हो सकता था, -8 भी हो सकता था, इस तरीके से -10 भी हो सकता था, मतलब इस तरीके से कोई भी हो सकते थे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। गुड, अब देखिए जी हमारे 2 ही पार्ट बचे हैं इस क्वेश्चन के। क्या कहते हैं, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। क्या को बात है यार, हर एक बच्चे को पता है कि मेरी इस जो चैप्टर है इसमें कितने क्वेश्चन हैं, तो हम गिनेंगे। अब ये बुक हमारे इंडिया में जहाँ जहाँ पे भी होगी एनसीईआरटी की, तो सभी बच्चों को पता है जब वो काउंटिंग करेंगे कि पहली एक्सरसाइज में समझ लो मान लेते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में 6 क्वेश्चन हैं, सेकंड में मान लेते हैं 4 क्वेश्चन हैं, थर्ड में मान लेते हैं 6 क्वेश्चन हैं, तो फोर्थ में मान लेते हैं 4 और क्वेश्चन हैं, इस तरीके से मान लेते हैं। तो जब हम काउंटिंग करेंगे 6 4 10, 6 4 10, हम बोलेंगे 20 क्वेश्चन हैं। अब मैं भी बोलूँगा 20 है, क्लास में कोई भी बच्चा है बोलेगा 20 है, मीन्स पूरी इंडिया में जहाँ जहाँ ये बुक है सभी बच्चे बोलेंगे हाँ सर इस चैप्टर में इतने ही क्वेश्चन हैं। तो इसका मतलब क्या है, जस्टिफाई हो रहा है ना, सच है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो यस इट इज़ ए सेट, ये सेट है। अब क्यों है, क्योंकि एक इंसान डेफिनेटली आइडेंटिफाई कर सकता है किसी भी क्वेश्चन को जो कि इस चैप्टर को बिलोंग कर रहा होगा। तो बिकॉज वन कैन डेफिनेटली आइडेंटिफाई ए क्वेश्चन दैट बिलोंग्स टू दिस चैप्टर। ठीक है बच्चे, आसान सा क्वेश्चन था। अब अगला क्या है, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो भाई मोस्ट डेंजरस है, अब मेरे लिए हो सकता है मुझे
ब्लैक मैम्बा से बहुत डर लगता हो, या हो सकता है मुझे क्रोकोडाइल से बहुत डर लगता हो, या फिर कोबरा से बहुत डर लगता हो। तो मेरे लिए मान लेते हैं ये तीन चार जो हैं बहुत डेंजरस हैं। उसी तरीके से मान लो मैं अपने ही फ्रेंड से पूछता हूँ, यार तेरे को सबसे ख़तरनाक एनिमल्स कौन से लगते हैं पूरे वर्ल्ड में, वो मुझे बोले कि मुझे टाइगर बड़ा टाइगर से डर लगता है। एक बोले कि भाई मुझे अपना पफर फिश से बहुत डर लगता है, या फिर मुझे फॉक्स से बहुत डर लगता है। उसी तरीके से किसी और से पूछेंगे। तो इन शॉर्ट वर्ड्स क्या है बच्चे, ये जो डेंजरस एनिमल्स हैं ये हमारे पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। हर एक इंसान की अलग सोच है, वो हर एक इंसान का अपना अपना डर हो सकता है किसी एनिमल्स के तहत। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो क्या लिखेंगे, नो इट इज़ नॉट अ सेट। क्यों नहीं है, क्योंकि भाई यहाँ वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं मिल रही है। तो रीज़न दे दीजिए, द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग द dangerousness of an animal can vary from person to person, from person to person। तो आई होप बच्चे आप लोगों को समझ में आ गया हो ये क्वेश्चन, बहुत आसान सा था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। ये तो सबसे आसान सा क्वेश्चन है, ये तो आप लोग चुटकी में निकाल दोगे। देखिए एक सेट दिया है, लिख रहा है लेट ए इज इक्वल टू, आपकी करली ब्रैकेट स्टार्ट है 1 2 3 4 5 6, सभी एलिमेंट्स को उन्होंने कॉमा से सेपरेट किया, तो कन्फर्म एक सेट है। इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल, ये क्या होता है, बिलोंग्स टू, और नॉट बिलोंग्स टू, ये क्या होता है, बिलोंग्स टू का सिंबल बताया पहले भी, ये क्या होता है, नॉट बिलोंग्स टू। इसके बारे में बताया हुआ आपको, कैसे लिखते हैं, इस तरीके से सी बनाया लाइन मारी, हो गया बिलोंग्स टू, सी बनाया लाइन मारी और काट दिया, नॉट बिलोंग टू। ठीक है, अब हमें बताया जो भी इस ब्रैकेट्स के अंदर होंगे वही नंबर्स ए को बिलोंग करेंगे। इसके अलावा कोई भी और एलिमेंट आता है, ठीक है, क्योंकि इन नंबर्स को एलिमेंट्स कहते हैं ना, तो इन एलिमेंट्स के अलावा और कोई एलिमेंट लिखा जाता है तो वो इस सेट में बिलोंग नहीं करेगा, मीन ए को बिलोंग नहीं करेगा। अब 5 इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर है बिल्कुल, तो ये ए को बिलोंग कर रहा है, तो लिख दीजिए कि सर 5 बिलोंग कर रहा है ए को। अब 8 जो एक एलिमेंट है वो हमारे इस सेट के अंदर कहीं पे भी बिलोंग नज़र नहीं आता करते हुए, ना ही इस ब्रैकेट के अंदर है, तो इसका मतलब ये बिलोंग नहीं कर रहा। अब 0 कहीं नज़र आ रहा, 0 कहीं पे भी नहीं है, तो ये बिलोंग नहीं करेगा। ठीक, 4 बिल्कुल इस सेट का एक हिस्सा है, तो ये बिलोंग कर रहा है। अब क्या है, 2 बिल्कुल हमारा यहाँ पे 2 आ रहा है, इस सेट का एक हिस्सा है, तो जो 2 है वो ए को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, क्योंकि देखो एक चीज़ और समझा देता हूँ, बच्चे कई बार शॉर्टकट में ऐसे कर लेते हैं बिलोंग्स टू को, तो उसके भी फुल मार्क्स ही मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर को पता है ये बिलोंग्स टू का ही निशान है। अब चाहे तो आप एक्यूरेट लिखो इस तरीके से, चाहे आप ऐसे कर दो, मार्क्स पूरे मिलते हैं, जैसे मैंने शॉर्टकट में कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब क्या है 10। अब 10 देखो आप लोगों का करली ब्रैकेट के अंदर नहीं है, तो ऑटोमेटिकली 10 जो है वो ए को बिलोंग नहीं करेगा, तो 10 जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये सबसे आसान क्वेश्चन था बच्चे, तो आई होप तो आपको तो समझ में ज़रूर आ ही गई हो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम इस वीडियो में लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, फिर जो लास्ट 3 क्वेश्चन हैं वो अगली वीडियो में कर लेंगे। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, ये तो आसान है, आपको पता है रोस्टर फॉर्म में क्या करना होता है, आप लोगों को जो सेट बिल्डर फॉर्म के क्वेश्चन दिए होते हैं उसे कन्वर्ट करके रोस्टर फॉर्म में लिखना होता है। एक सेट दिया है, सामने सामने नज़र आ रहा है, बट किस में दिया हुआ है, हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में है। ए इज़ इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एक्स, हमें पता है ये जो कॉलन होता है इसको क्या कहते हैं, सच दैट, क्या बोलते हैं इस कॉलन्स को, सच दैट एक्स, सच दैट एक्स इज़ एन इंटीजर एंड। अब याद रखना जब भी कभी कंपेयर करते हो ना, तो हमेशा जो आप लोगों को वेरिएबल दिया होता है उसको देखना होता है। जैसे एक्स है, एक्स निशान इस तरफ है ना, तो एक्स बड़ा है किससे, -3 से, और एक्स के यहाँ पे क्या है, लेस देन का निशान है, और एक्स छोटा है 7 से। तो वो कह रहा है कि एक्स एक इंटीजर है जिसमें जो इंटीजर है एक्स वो -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो कोई दिक्कत नहीं, करना क्या आपको पता ही है,
-3 से बड़ा -2 होता है, -1 होता है, 0 होता है, और 7 से छोटा 1 2 3 4 5 और 6 होते हैं। तो ये जो आपके नंबर्स हैं, तो यही हमारा आंसर है। अब लिखना किस तरीके से है पता है, a इज़ इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट की कर्ली ब्रैकेट्स। अब आपके सामने कौन कौन से नंबर फॉल कर गए, -2 एक एलिमेंट आया, -1 आया, 0 आया, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया और 6 आया। वैसे ब्रैकेट बंद कर दी, आंसर कंप्लीट। ठीक है, समझ में आ गया, आसान था। अगला देखते हैं, b इज़ इक्वल टू, ऑब्वियस ही बात है, ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। b इज़ इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट x सच दैट x इज़ ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब आपको पता है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, दोज नंबर वी स्टार्ट फ्रॉम 1, और यहाँ पे ये कह रहा है लेस देन 6 होना चाहिए। तो वो कौन कौन से नेचुरल नंबर्स आएंगे जी, 1 2 3 4 और 5, क्योंकि 6 से छोटा बोला हुआ है। तो ये तो आसान था। तो हम क्या लिखेंगे, b इज़ इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट्स 1 2 3 4 और 5, और ब्रैकेट्स बंद कर देंगे कर्ली ब्रैकेट्स को। ठीक है, क्योंकि एलिमेंट्स को सेपरेट किया जाता है कॉमास के साथ। तो आई होप आपको समझ में आ गया बच्चे, आसान से हैं बच्चे, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगला देखते हैं सी पार्ट। ठीक है, सी पार्ट और लिखा भी सी है, क्या बात है। सी इज़ इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट हो रही कर्ली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स इज़ अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर। 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर 10 होता है और सबसे बड़ा 99 होता है, ये तो कन्फर्म है। ठीक है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, हाईएस्ट 2 डिजिट नंबर। अब 2 डिजिट नंबर है हमारा एक्स सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ 8। मतलब आप लोगों को 2 डिजिट्स के नंबर्स लिखने हैं, और जब उन दो नंबरों को प्लस करोगे, जैसे यहाँ पे 9 और 9 है, इनका सम 18 हो रहा है, 1 + 0 का सम 1 हो रहा है, तो वैसे ही आप लोगों को कुछ डिजिट्स लिखने हैं जिनका सम जो है वो 8 होना चाहिए। इसके एक वैसे शॉर्टकट भी है, पहले मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ करना क्या। देखो ये सी था ना, तो सी इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट, लिखना कैसे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ तक लिखना। ठीक है, उसका 0 से शुरू कर देना, लिखना 0 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, अब ये एलिमेंट्स हैं, तो इसको हम लोग कॉमा से सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, अब देखो ये शॉर्टकट बताया मैंने, तो वैसे ही आप लोग प्लस करके देख लीजिए। 1 + 7 8 होता है, 2 + 6 8 होता है, 3 + 5 8 होता है, 4 + 4 8 होता है, 5 + 3 8 होता है, 6 + 2 8 होता है, 7 + 1 8 होता है, 8 + 0 8 होता है। अब 9 तो यहाँ पे आ ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम 0 भी लिखूँगा तो सम 9 आएगा, तो इसका मतलब यही आप लोगों का आंसर होगा। तो आई होप बच्चे आपको समझ में आ गया हो। अगला क्या है, डी इज़ इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एक्स सच दैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर विच इज़ डिवाइजर ऑफ 60। अब उसने क्या बोला, ध्यान से समझिए, एक्स सच दैट एक्स एक प्राइम नंबर है जो 60 का डिवाइज़र है, तो हम लोग 60 के पहले फैक्टर निकाल लेते हैं ना। ठीक है, 2 3 × 6 0 आया, 2 1 × 2 बचे 1 हुआ 10, 2 5 × 10, 3 5 × 15 और 5 1 × 5। तो कन्फर्म है कि हमारे पास जो नंबर्स आ रहे हैं वो कौन से आ रहे हैं, 1 2 आ रहा है, क्योंकि हमें पता है सेट्स के अंदर रिपीट नहीं करने होते नंबर्स एलिमेंट्स को। तो 1 2 आ गया, फिर 3 आ गया और 5 आया। सिर्फ कौन से नंबर्स आए, मेरे पास 3 ही नंबर आए, और वो प्राइम नंबर्स भी हैं और वो डिवाइज़र हैं 60 के। तो आसान था। तो डी इज़ इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट 2 आया, 3 आया और 5 आया। ठीक है, समझ में आ रही है ना, एक प्राइम नंबर लो जो 60 को या 60 का डिवाइज़र हो, तो आप लोगों को ये समझ में आ जाना चाहिए, आसान सा था। अब बच्चे अगला क्या है, ई इज़ इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या होना हमें उससे कोई वास्ता नहीं है, हमें यहाँ पे ई लिखा है, तो ई लिखा इज़ इक्वल टू, हमने क्या करना बच्चे, आप लोगों को पता है इस तरीके से क्या करना होता है, ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है। अब कोई भी वर्ड हमें पता है रिपीट नहीं होता, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता, तो यहाँ एक टी आ रहा है, ठीक है, एक टी लिख लेते हैं, आर आ रहा है, आर लिख लेते हैं, आई आ रहा है, हम लोग आई लिख लेते हैं, जी आ रहा है, हम लोग जी लिख लेते हैं, ओ आ रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा है, लिख सकते हैं, एन आ रहा है, एन भी लिख लेते हैं। अब वापस ओ आया, इसको हम रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि ओ ऑलरेडी हो चुका है। एम आ रहा है, एम पहले नहीं हो चुका, तो इसलिए हम लिख लेंगे। ई आ रहा है, पहले रिपीट हुआ नहीं हुआ, ई भी लिख लेते हैं। टी आ रहा है,
लेकिन टी पहले रिपीट हो चुका है इसलिए नहीं लिखेंगे। आर आ रहा है, हाँ लेकिन आर पहले रिपीट हो चुका है, नहीं लिखेंगे। वाई आ रहा है, हाँ वाई रिपीट नहीं हुआ तो वाई हम लोग लिख लेंगे। तो इस तरीके से बच्चे क्या हो गया आपका रोस्टर फॉर्म में निकल गया। ठीक है, आसान था क्योंकि आपको रूल्स बताए हुए हैं कि कोई भी एलिमेंट जो कि कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर होता है वो रिपीट नहीं करता है। तो वही चीज़ हो गई यहाँ पे ओ जो था वो 2 बार रिपीट हुआ है और टी 2 बार रिपीट हुआ है और आर 2 बार रिपीट हुआ है। तो बाकी जो थे वो सिंगल बार रिपीट हुए। तो टी आर आई जी ओ एन एम ई और वाई जो है वो हमारा एलिमेंट्स नज़र आए, क्योंकि हमें पता है जो 2 बार आए लिखना एक ही बार है, सेट में एक ही बार लिखा जाता है। ठीक है, क्लियर। अब लास्ट क्या है, एफ इज़ इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। सेम जीरोक्स कॉपी इसकी। अब देखते हैं कौन कौन से रिपीट हो रहे हैं। बी रिपीट नहीं हो रहा, ये एक बार लिख लेंगे। ई एक बार लिख लेंगे, नेक्स्ट टाइम नहीं लिखेंगे। टी लिख लेंगे एक बार, दूसरी बार नहीं लिखेंगे। और एक आर लिख लेते हैं क्योंकि रिपीट नहीं हुआ। तो आसान सा था। तो एफ इज़ इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, एक आया बी एलिमेंट, एक आया टी एलिमेंट, ई आया एलिमेंट, एक आया टी आया एलिमेंट और एक आया मेरे पास आर एलिमेंट, क्योंकि बाकी तो सारे जो हैं वो रिपीट हो रहे थे। तो इसी के साथ बच्चे आपकी फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हो गए हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आए हों। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो देखने के बाद अपने कमेंट्स जो भी हैं वो शेयर जरूर करें। ठीक है बच्चे, ओके, सी यू टुमारो विद द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।